अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सर्दी के मौसम को आप खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल आपको पता है कि सर्दी काफ़ी बढ़ गई है और इसके साथ इस बढ़ती हुई सर्दी में और फिजिक्स का लेक्चर पढ़ने का अपना ही मजा है। और आप लोग जानते हैं बेटे कि हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 जो है वो हम लोग मोर देन हाफ पढ़ चुके हैं और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है कोशिश करेंगे कि हम आज के लेक्चर में दो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर लें। एक छोटा सा टॉपिक जो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो है फेज इन एसी सर्किट्स, सॉरी पावर इन एसी सर्किट्स। पावर इन एसी सर्किट्स, पावर आप लोग इसको जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ V एंड I। V जो है वो वोल्टेज है और I जो है ये हमारे पास करंट है। तो आपने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, जब आप लोग वोल्टेज को करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड आती है और ये एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड जो है ये हमारे पास पावर कहलाती है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 16 जो है ये ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं, जो वोल्टेज है और जो करंट है, ये ऑल्टरनेटिंग है, ये डायरेक्ट नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है VRMS के साथ और ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है IRMS के साथ, कि हम इनकी RMS वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं। तो फिर जब हम लोग वोल्टेज और करंट इनकी RMS वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगी VRMS और IRMS की, दिस इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे VRMS का मतलब है कि हम लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और IRMS का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास VRMS एंड IRMS आर इन फेज। IRMS आर इन फेज। अब बच्चों इनके इन फेज होने का मतलब क्या है? इनके इन फेज होने का मतलब है कि इनके दरमियान जो फेज एंगल है, जो फेज डिफरेंस है, वो 0 डिग्री होगा। आपने रेजिस्टर के केस में देखा था कि जब आप एक रेजिस्टर में से ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करवाते हैं, तो जब आप रेजिस्टर में से ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करवाते हैं तो उसके वोल्टेज और करंट फेज इन फेज होते हैं। तो वोल्टेज और करंट जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर वो इन फेज होंगे और उनका एंगल 0 होगा। लेकिन बच्चों जो आपने इससे पीछे वाले लेक्चर में RC सर्किट्स पढ़ा और जो आपने इससे पीछे वाले उसमें टॉपिक में RL सर्किट पढ़ा, आप रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को लगा दें या आप रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर को लगा दें, तो दोनों केसेस में आपने बच्चों ये देखा था कि जो वोल्टेज और करंट है वो इन फेज नहीं है। और अगर उससे भी एक टॉपिक पीछे जाएगा तो जब आपने AC थ्रू इंडक्टर और AC थ्रू कैपेसिटर पढ़ा था तो वहां पे आप ये देख रहे थे कि कैपेसिटर में जो करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है और लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और इंडक्टर के केस में आपने कहा था कि वोल्टेज करंट को लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब कि कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज VRMS और IRMS इन दोनों के दरमियान जो फेज एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री बन रहा होता है। तो ये फिर देखें 90 डिग्री जब बन रहा होगा, देखें मैं अगर कैपेसिटर वाले टॉपिक की बात करूं, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं इन केस ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के केस में हम लोग जानते हैं कि जो करंट है वो क्या करेगा, वोल्टेज को लीड करेगा। तो IRMS इधर आएगा और मेरे पास जो VRMS है ये इधर आएगा और इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। अच्छा इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं जी इन केस ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर के केस में हमारे पास ये कहानी रिवर्स हो जाती है। ये कहानी कैसे रिवर्स होती है? मैं कहता हूं कि जी मेरे पास जो VRMS है ये इधर आ रहा होगा और जो मेरे पास IRMS है ये इधर आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री यानी π/2 बनेगा। अब बच्चों देखें इन दोनों केसेस में अगर मैं VRMS का वो कंपोनेंट कंसीडर करूं जो IRMS की डायरेक्शन में है, VRMS का वो कंपोनेंट जो IRMS की डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि मैंने VRMS की IRMS के ऊपर प्रोजेक्शन ले ली। तो देखें ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आ रहा है तो इसके ऊपर प्रोजेक्शन जस्ट यहाँ पे एक डॉट बनेगा और इसकी प्रोजेक्शन यानी इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा।
इसी तरह ये VRMS ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड आ रहा है, तो इसकी जब मैं IRMS के ऊपर प्रोजेक्शन लूंगा तो ये प्रोजेक्शन जस्ट यहाँ पे एक डॉट बनेगा, तो ये प्रोजेक्शन जब यहाँ पे जस्ट एक डॉट बनेगा तो इसका मतलब कि इसका ये कंपोनेंट जो IRMS के पैरेलल होगा वो कंपोनेंट जीरो, प्रोजेक्शन जीरो। तो दोनों केसेस में VRMS का वो कंपोनेंट जो IRMS के पैरेलल होगा या IRMS की डायरेक्शन में होगा वो कंपोनेंट जीरो होगा। तो दोनों केसेस में हमने कहा था कि जो पावर कंज्यूम्ड होती है वो जीरो हो जाती है। दोनों केसेस में जो पावर कंज्यूम्ड है वो जीरो है। उसमें इंडक्टर वाले टॉपिक में हमने पर्टिकुलरली बात की थी, कैपेसिटर वाले टॉपिक में हमने बात नहीं की, बट होता ऐसे ही है, जो पावर कंज्यूम्ड है वो जीरो है। कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है तो जितनी एनर्जी वो स्टोर करता है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग वो वही एनर्जी आपको रिटर्न कर देता है। तो टोटल जो पावर कंज्यूम्ड है इन दोनों केसेस में वो जीरो है। तो यहां से हमने कहा था बेटे कि जब ये पावर कंज्यूम्ड जीरो होती है इन दोनों के केसेस में, तो अभी इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो कि पावर को जीरो करे, और वो चीज कौन सी है? वो VRMS का कंपोनेंट जो कि IRMS के पैरेलल है वो जीरो है, तो पावर जीरो। अब अगर मैं देखूं जी RC सर्किट में, अगर आप RC सर्किट को देखें तो RC सर्किट में आपने कहा था जी करंट आपके पास इधर को आ रहा है और जो अप्लाइड वोल्टेज है जो VRMS था वो आपके पास इधर को आ रहा है, और दोनों के दरमियान यहां पे एंगल बन रहा था थीटा। अच्छा आप देखें सेम यही चीज आप बना लें, आप बनाएंगे RL सर्किट में। तो जब आप लोग बच्चों RL सर्किट को देखेंगे तो आपके पास जो IRMS होगा ये अगर इधर को आ रहा है तो अभी आपके पास जो VRMS होगा ये इधर को जा रहा था, तो यहां पे इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा थीटा। तो अभी इस VRMS का और इस VRMS का वो कंपोनेंट फाइंड करें जो कि IRMS की डायरेक्शन में है या IRMS के पैरेलल है। तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये परपेंडिकुलर आ गया तो ये कंपोनेंट बनेगा मेरे पास, और ये कंपोनेंट जो कि x कंपोनेंट बनेगा, तो दिस इज कॉल्ड VRMS cos थीटा। इधर से अगर मैं इसका कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसका ये कंपोनेंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड VRMS cos थीटा। तो अब बच्चों जब मुझे पावर निकालनी है तो मुझे IRMS को VRMS के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो IRMS की डायरेक्शन में। तो देखें फिर पावर का फार्मूला मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अपनी स्टेटमेंट। जब मुझे AC सर्किट्स में पावर निकालनी है तो मुझे IRMS को VRMS के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि बच्चों क्या होगा IRMS के पैरेलल होगा या IRMS की डायरेक्शन में होगा। तो यहां से मुझे नजर आया कि ये कंपोनेंट VRMS cos थीटा है, यहां से भी मुझे नजर आ रहा है कि ये कंपोनेंट VRMS cos थीटा है। तो आपने IRMS को VRMS cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पावर का फॉर्मूला बन जाएगा VRMS IRMS cos थीटा। तो ये यहाँ पे जो थीटा है ये मेरे पास V और I के दरमियान में फेज एंगल है, फेज डिफरेंस। तो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज नोन एज पावर इन AC सर्किट्स एंड cos थीटा इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब ये cos थीटा जो है ये मेरे पास क्या कहलाता है बच्चों? पावर फैक्टर कहलाता है। अब ये पावर फैक्टर जो है ये पावर की वैल्यू, पावर का मैग्नीट्यूड डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखें, जैसे मैं यहां पे बात कर रहा था तो ये एंगल मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, V और I के दरमियान यहाँ पे इन दोनों केसेस में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो फिर अगर आप देखें तो आप यहाँ पे अगर cos ऑफ 90 डिग्री देखें तो वैल्यू जीरो, cos ऑफ 90 डिग्री देखें तो वैल्यू जीरो। जब दोनों जगह पे cos ऑफ 90 पावर फैक्टर मेरे पास जीरो हो रहा है, तो मतलब जब पावर फैक्टर जीरो है तो पूरी पावर मेरे पास जीरो हो जाएगी। प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और प्योरली का मतलब यह है जिसमें सिर्फ आपने कैपेसिटर या सिर्फ आपने इंडक्टर लगाया हुआ है, इसमें आपने रेजिस्टर को साथ नहीं लगाया हुआ। यहां पे देखिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो इसमें एंगल जीरो है तो मेरे पास पावर फैक्टर cos ऑफ 0 1, इसका मतलब है कि जो पावर फैक्टर है ये मैक्सिमम है, तो पावर मेरे पास यहां पे मैक्सिमम आ रही है। इन दोनों केसेस में देख लें मेरे पास एंगल 0 और 90 के इन बिटवीन कुछ है, वो ना तो 0 है और ना ही 90 है, तो 0 और 90 के इन बिटवीन कुछ है, तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू मेरे पास बच्चों ना तो 0 आएगी ना 1 आएगी, 0 और 1 के इन बिटवीन कुछ अगर आएगी तो इसका मतलब फिर मेरे पास पावर मैक्सिमम नहीं होगी। तो जैसे जैसे cos ऑफ थीटा की वैल्यू चेंज होगी पावर की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी।
तो एसी सर्किट्स में जब आपने पावर निकालनी होती है तो आपने IRMS को जो है वो VRMS के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जो IRMS के पैरेलल होता है। अब इससे आगे शायद 2 एग्जांपल्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो सॉल्व करें और अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे एक और बहुत आसान टॉपिक है और वो टॉपिक है जो हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसको रेजोनेंस सर्किट क्यों कहते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को याद होगा कि रेजोनेंस का ताल्लुक होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। जब दो डिवाइसेस की आपस में फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों डिवाइसेस आपस में रेजोनेट कर रही हैं। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैचिंग से आ रहा है। तो ये जो अभी हम लोग सर्किट पढ़ने वाले हैं जिसे मैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट का नाम दे रहा हूं, ये एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर पर मुश्तमिल। और इन तीनों चीजों को आप क्या करेंगे बच्चों, आप सीरीज में अटैच कर देंगे। तो मैं यहां पे इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा जी, a circuit in which a capacitor, inductor and resistor are attached in series, is called series RLC series circuit, is called RLC series circuit और सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है जी, एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर को सीरीज में लगा दिया जाए। जैसे यहां पे देख लीजिए, आपने रेजिस्टर को लगा दिया, ये आपने कैपेसिटर को लगा दिया और यहाँ पे आप क्या कर दें, एक इंडक्टर को लगा दें। तरतीब चेंज हो सकती है R, C एंड L और इन तीनों को फिर आप क्या कर देंगे, एक जो अल्टरनेटिंग सोर्स है उसके साथ एक साइड कर देंगे। तो ये आपने अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया। ठीक है जी। अब देखिए, आप अगर इसकी इस सर्किट की इंपीडेंस डायग्राम देखें, जब आपने RC सर्किट पढ़ा तो देखिए आपने RC सर्किट में आपने ये कहा था कि जी रेजिस्टेंस इधर को जाएगी और जो XC है वो इधर को आएगा। और जब आपने RL सर्किट पढ़ा तो आपने कहा था अगर रेजिस्टेंस इधर को जा रही है तो अभी मेरे पास जो XL है वो अपवर्ड जा रहा है। ये RC एंड RL सीरीज सर्किट में हम ये बात पढ़ चुके हैं, हम ये बात अंडरस्टैंड करके आए हैं कि जी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो देखिए, जब ये तीनों कंपोनेंट्स मैंने एक साथ सर्किट में लगा दिए तो सर्किट की जो इंपीडेंस डायग्राम है वो मेरे पास इस तरह से बन रही है। जो XL है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टली आ रही है और जो XC है वो मेरे पास डाउनवर्ड आ रहा है। अच्छा, अभी ये सर्किट कैसे बिहेवियर शो करेगा, जब आप इसको लिखेंगे एट लो फ्रीक्वेंसीज। ये जो सर्किट है ना बच्चों, इसमें देखें आपने दो पैसिव कंपोनेंट्स लगा दिए, एक इंडक्टर है और दूसरा कैपेसिटर है। अब एक बात याद रखिएगा, ये दोनों कंपोनेंट्स एनर्जी को स्टोर करते हैं, मतलब दोनों कंपोनेंट्स की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। बट ये दोनों कंपोनेंट्स एक ही टाइम पे ना तो चार्ज होंगे, मतलब इकट्ठे चार्ज नहीं होंगे, और ना ही ये दोनों कंपोनेंट्स इकट्ठे डिस्चार्ज होंगे। जब एक कंपोनेंट चार्ज हो रहा है तो उस वक्त दूसरा कंपोनेंट डिस्चार्ज हो रहा होगा, और जब पहला कंपोनेंट चार्ज हो गया, अब जब उसकी डिस्चार्जिंग होगी तो दूसरे कंपोनेंट की चार्जिंग हो रही होगी। तो ये ऑल्टरनेटली चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं। अब ये सर्किट कैसा बिहेवियर शो करेगा, देखें ये जो आपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी को लो रखते हैं तो लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्या होगा, सर्किट इज कैपेसिटिव। अब लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट क्यों कैपेसिटिव होता है, इंडक्टिव क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो आपने फ्रीक्वेंसी को जितना कम रखा हुआ है, आपने फ्रीक्वेंसी को जितना कम रखा, XC की वैल्यू हमारे पास उतनी ज्यादा हो जाएगी। और अगर XC की वैल्यू मेरे पास बढ़ रही होगी तो फिर मेरे पास जो VC है, यानी कैपेसिटर के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी इंक्रीज कर रहा हूं। कैपेसिटर के क्रॉस में भी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इंक्रीज कर रहा है। और देखिए आपने ये लिखा हुआ है कि जो XL है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F।
तो फ्रीक्वेंसी आपने लो रखी हुई है, तो एक्सएल आपके पास डिक्रीज कर जाएगा। तो जब बच्चों एक्सएल आपके पास डिक्रीज कर जाएगा तो वीएल भी आपके पास डिक्रीज कर जाएगा। तो लो फ्रीक्वेंसीज पे कैपेसिटर के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज्यादा होगा, इंडक्टर के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सर्किट है वो कैपेसिटिव है और वो कैपेसिटिव बिहेवियर शो कर रहा है। अच्छा, ये लो फ्रीक्वेंसीज पे हमने बात की। अब अगर आप आ जाए हाई फ्रीक्वेंसीज पे, तो बच्चों हाई फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा? एट हाई फ्रीक्वेंसी, अब देखिए हाई फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का बिहेवियर रिवर्स हो जाएगा। मैं यहां पे लिखूंगा जब हाई फ्रीक्वेंसी पे सर्किट इज इंडक्टिव, यानी सर्किट में इंडक्टर का बिहेवियर जो इफेक्ट है वो ज्यादा नजर आ रहा है और सर्किट ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो। क्यों? क्योंकि आपने ये कहा कि जी एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्सी कम होना शुरू हो जाएगा और बच्चों जब एक्सी कम होगा तो वीसी हमारे पास डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और आपने ये कहा कि जी एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो इसका मतलब जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्सएल बढ़ जाएगा। तो एक्सएल बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वीएल है ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब बच्चों जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो सर्किट में इंडक्टर का इफेक्ट इंक्रीज कर गया, कैपेसिटर का इफेक्ट डिक्रीज कर गया। तो हम कहेंगे कि हमारा सर्किट जो है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे वो इंडक्टिव हो, प्योरली इंडक्टिव हो। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कैपेसिटिव बिहेवियर शो कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट है वो इंडक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है। अब जब आप फ्रीक्वेंसी को लो से हाई की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, मतलब आप जब सर्किट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे होते हैं तो उनके लो से हाई की तरफ जाते हुए बीच में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है बच्चों कि जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि ये XL, ये बच्चों जब XC के इक्वल हो जाएगा, ये जब यहाँ पे XC, तो दोनों लाइंस की जो लेंथ है वो इक्वल हो चुके, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सर्किट सिर्फ मेरे पास अब रेजिस्टिव रहेगा। तो अब मेरे पास सर्किट सिर्फ रेजिस्टर का बिहेवियर शो कर, तो वो फ्रीक्वेंसी ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी एट व्हिच XL becomes equal to XC is called resonance frequency, is called resonance frequency। अब बच्चों ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये कैसे फाइंड की जा सकती है? मैं लिख रहा हूं जी यहाँ पे XL is equal to XC, XL की जगह पे आप 2 पाई FL लिख सकते हैं और आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो उसमें ओमेगा L लिखा होगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। XC की जगह पे आप 1/2 पाई FC पुट कर सकते हैं। अब ये चूंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इक्वल हो रहा है तो F के साथ छोटा सा r लिख दिया जाएगा जिसका मतलब रेजोनेंस है। यहां से FR को इधर लाके मल्टीप्लाई कर ले तो FR का स्क्वायर, ये 2 पाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 पाई स्क्वायर L into C, तो FR is equal to 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये बच्चों मैंने क्या कर लिया? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लिया। अच्छा जी, इसके बाद इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टीज लिखी गई है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसने ये लिखी है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है 1/2 पाई अंडर रूट LC के इक्वल होगी। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे? ये आप इस तरह से निकाल रहे होंगे, आप पीछे कर चुके। इसके बाद वो कहता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अब जो कि XC और XL इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और ये जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो सर्किट इज रेजिस्टिव, तो सर्किट रेजिस्टिव हो जाएगा और सर्किट की इंपेडेंस जो है वो R के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखें, जब सर्किट की इंपेडेंस या सर्किट जब रेजिस्टिव हुआ या जब इंपेडेंस R के इक्वल हुई तो पावर फैक्टर, अब बच्चों R का मतलब है कि करंट और वोल्टेज इन फेज है, तो जब करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे तो फिर हमारे पास cos ऑफ थीटा पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। अच्छा, जिसके बाद आपने ये कहा अब ये जो कि सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में ये दो चीजों की रिएक्टेंस निकल गई, तो फिर आप यहां पे कहेंगे कि सर्किट की जो सर्किट है वो रेजिस्टिव है और सर्किट की इंपेडेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगी।
अब बच्चों सर्किट की इंपीडेंस अगर क्यों मिनिमम होगी, क्योंकि दोनों चीजों का इफेक्ट निकल चुका है, सिर्फ एक चीज रह गई है, ये जो कि सीरीज में थे ये रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो रहे थे इनकी रिएक्टेंस, तो वो यहां से निकल चुकी है। अब बच्चों जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट रेजिस्टिव है, इंपीडेंस मिनिमम है, तो करंट इज मैक्सिमम, तो सर्किट का जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, अगर आप ग्राफ इसका देखें, उसने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो वो ग्राफ हमें इस तरह से दिखा रहा होता है जिसका ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। इधर उसने प्लॉट किया हुआ है करंट को, और यहाँ पे उसने प्लॉट किया होता है एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को, तो जहां पे हमारे पास करंट की पीक बन रही होती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा आगे जाए तो सर्किट इंडक्टिव बिहेवियर शो करेगा, करंट कम हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पीछे है तो सर्किट जो है वो कैपेसिटिव बिहेवियर शो करेगा, करंट फिर दोबारा से हमारे पास कम हो जाएगा। अच्छा जी, लास्ट प्रॉपर्टी वो कहते हैं कि अगर आपने जो वोल्टेजेस आपने अप्लाई किए हुए हैं वो कांस्टेंट है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इस तरह हो रहा होता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वो अप्लाइड वोल्टेज से इंक्रीज कर जाते हैं। और जो Vn और Vc वो हमारे अप्लाइड वोल्टेज से क्यों इंक्रीज करते हैं, वो इसलिए इंक्रीज करते हैं क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, तो इंडक्टर के और सोर्स के वोल्टेजेस मिलके कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कैपेसिटर को दो तरफ से वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं, तो कैपेसिटर के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह जब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होती है तो इंडक्टर की चार्जिंग हो रही होती है, तो इंडक्टर को दो वोल्टेजेस मिलके, एक कैपेसिटर के और दूसरे अप्लाइड वोल्टेज, ये दो मिलके इंडक्टर की चार्जिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, और इसको आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।